नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है वर्ल्ड ऑफ फाइन लर्निंग के ऊपर। हम आज से पॉलिटी रिवीजन शुरू करने वाले हैं। पॉलिटी रिवीजन से मतलब है भारतीय संविधान की जो भी मूल बातें हैं, जो भी इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ है संविधान को लेकर, जो भारतीय संविधान को लेकर जो सवाल आते हैं, उसके बेसिस पे हम सीखेंगे। भारतीय संविधान की ये जानकारियाँ होना किसी आम आदमी को बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने कंट्री के संविधान को जानते हैं, आप अपने कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अधिक से अधिक जानते हैं। तो आइए हम एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से तो पढ़ेंगे ही, पर हमारा जो मेन पर्सपेक्टिव होगा वो होगा टू गेन द नॉलेज। यानी हम सिर्फ इस परेशानी में ना पढ़े कि हमें किसी एग्ज़ाम को निकालना है, हम उस खुश मिजाजी से पढ़े कि हमें कुछ सीखना है। जब आप सीखेंगे तो एग्ज़ाम्स अपने आप निकलना आसान हो जाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। और पॉलिटी हम जिस बुक से रेफ़र करेंगे, यानी रेफरेंस के लिए हम जिस बुक का इस्तेमाल करेंगे वो होगा लक्ष्मीकांत। ऐस की ये बुक सालों से गीता कुरान की तरह छात्रों के पास रही है। जो भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जब वो संविधान की बात आती है तो लक्ष्मीकांत सबसे आगे रहा है। बहुत अच्छे से लिखी हुई किताब है, बहुत अच्छे से जानकारियों को इसमें सजाया गया है कह सकते हैं। तो अगर आप इस बुक को रिवाइज़ कर लेते हैं, इस बुक को पढ़ लेते हैं, तो आपकी जानकारी बहुत अच्छी हो जाती है। तो आइए हम शुरू करते हैं। पर इससे पहले कि हम ये इंपॉर्टेंट लेक्चर अपना स्टार्ट करें, आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगेगा तो एंड में लाइक कर ले, पर चैनल तो अभी ही सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल का ऑप्शन आता है तो उसको क्लिक कर ले, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आपको पता चलते रहें। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, आप बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि हम पढ़ेंगे यहाँ सीखने के लिए, और एग्जाम्स तो भाई सीख जाएंगे तो निकल ही जाने हैं। तो यहाँ आप कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे जब भी एग्जाम में कॉन्स्टिट्यूशन से मिला जुला सवाल आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपने रेफरेंस बुक एम लक्ष्मीकांत से पहला चैप्टर। और ये बेसिकली थोड़े बहुत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स के बारे में, यानी पॉलिटी आई कहाँ से है उसके बारे में बताता है। बट अगेन बिफोर वी स्टार्ट, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलो, बहुत ज़रूरी है, इसीलिए बार बार कह रहा हूँ। वर्ल्ड ऑफ फाइन लर्निंग को सब्सक्राइब करिए और सीखते रहिए। तो हमारे पहले चैप्टर में जो पहला इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है वो हो जाता है अबाउट व्हेन डिड आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड टू टेक शेप। हमारा जो संविधान है ये कब अपनी एक जानी पहचानी वाली सूरत लेने लगी थी। भारतीय संविधान जुड़ा है कहीं ना कहीं इसके बैकग्राउंड में अंग्रेज़ों से इसका बहुत गहरा जुड़ाव है। जब अंग्रेज़ भारत आए, लगभग 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हुआ। 1609 में अंग्रेज़ पहली बार भारत आए, और उस समय अंग्रेज़ों का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे कैप्टन हॉकिंस। फिर 1765 में उन्हें दीवानी राइट मिल गई थी बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। कहते हैं ये वो समय था जब भारत में अंग्रेज़ों ने एक तरह से जो अपना आधिपत्य को जमाने में सबसे ज़्यादा मजबूती इसी बात से मिली थी। उन्हें इन 3 जगहों की जो दीवानी राइट मिली, यानी दीवानी का जो अधिकार मिला, उसके बाद उनके पास खुद का रेवेन्यू कमाने का सोर्स हो गया भारत में। यानी वो भारत से ही पैसे कमाने लगे। अब तक जो उन्हें खर्च करना पड़ता था, अब उन्हें भारत में ही कमाई का साधन भी मिल गया। और इसी जगह से भी सामानों को ले जाके जो इंग्लैंड में वो बेचते थे, उससे भी उनकी कमाई आती थी। तो ओवरऑल देखें तो ये कंपनी काफ़ी मजबूत होने लगी। और आज भी आप देखते हैं कि पैसे की शक्ति के ऊपर किस तरह से आप अपने कामों को कितनी आसानी से निकलवा पाते हैं, चाहे वो सही तरीके से हो चाहे वो गलत तरीके से हो। और 1765 के इस वाक्य के बाद तो अंग्रेज़ यहाँ की एक ज़मीनी ताकत बन चुके थे। फिर आता है 1858 का सिपाही विद्रोह, यानी सिपोय म्यूटिनी। ये नाम अंग्रेज़ों ने दिया था, भारतीयों ने इसे नाम दिया था आर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी हमारी स्वतंत्रता के लिए हमारी पहली जंग थी ये। फिर 15 अगस्त 1947 का दिन आता है जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है। तो ये एक बहुत ही समराइज्ड क्या, एकदम छोटा सा अंग्रेज़ों का आना और जाने का इंट्रोडक्शन सा था। पर इसी समय में अंग्रेज़ बहुत से ऐसे कानून लाए, बहुत से ऐसे उन्होंने बिल्स भारत में प्रस्तुत किए, बहुत से एक्ट लाए, बहुत से रेगुलेशंस पास किए, चार्टर पास किए। और कहीं ना कहीं इन सब की झलक हमें हमारे संविधान में देखने को मिलती है। तो ये वही समय था जब अंग्रेज़ अपना कानून बना रहे थे और हमारे देश के लोग उनसे सीख रहे थे, अच्छा ऐसे कानून बनता है, ओह। और फिर बाद में हमने इन्हीं कानूनी ताकतों, इन्हीं पॉलिटिकल आधारों के ऊपर हमने अपने देश को अंग्रेज़ों के चंगुल से मुक्त कराया। हमने अपने देश को अपने लायक बनाने के लिए जिम्मेदारी उठाई। हमने अपने देश को अपने लायक बनाया, एक स्वतंत्र देश जहां उसके नागरिकों का अधिकार है, सम्मान है, जहां उसे वोटिंग का राइट है। हाँ, ये बात भी सही है कि हम अभी भी गरीबी के जो चंगुल से है हमारा देश पूरी तरह निकल नहीं पाया है, और बहुत सी अन्य समस्याएं हैं।
पर इन सभी समस्याओं को निकालने की जिम्मेदारी भी हम नागरिकों की हो जाती है। और हम नागरिकों के पास जब अधिकार है तो हमारे कर्तव्य भी हैं कि हम एक दूसरे की सहायता करें। जब वोटिंग हो तो जान पहचान के बेसिस पे या फिर हाँ इसको ये जीतेगा इसलिए इसको वोट दे देते हैं। आप हमेशा अपने अधिकारों का इस्तेमाल मजबूती के साथ करिए। होने वाला है, इससे अपने अधिकारों को मत बदलने दीजिए। आप क्या चाहते हैं उसके बेसिस पे। जब आप एक छोटी से छोटी मोटरसाइकिल या साइकिल तक खरीदते हैं तो आप उसके सारे फीचर्स को एनालाइज करते हैं, कीमत देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। पर जब आप वोटिंग होता है तो कौन जीत रहा है, इसको दे देना चाहिए, इधर कास्ट का है या नहीं है, इसके बेसिस पे वोटिंग हो जाती है। कई बार, मैं नहीं कह रहा हूँ हर जगह, पर कई जगहों पे ये अभी भी हमारे देश में ये घटनाएं घट रही हैं और अन्य बहुत सी समस्याएं हैं। पर हम ही हैं जो, हमें ये मौका है हमें अपने देश को बेहतर बनाने का, ये हमारे ऊपर है। आइए अपने चैप्टर और अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और इस आज़ाद भारत को चाहिए था एक संविधान, एक ऐसा संविधान जो इस देश को आगे के समय में ले जाएगा। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हम 20वीं सदी के मध्य में थे, यानी 20th सेंचुरी के बीच में थे, और 21वीं सदी हमारा इंतज़ार कर रही थी। पर हम आज़ादी तक हमें अंग्रेज़ों ने जिस तरह कमज़ोर बना रखा था, न हम 20वीं सदी के लग रहे थे और न हम 21वीं सदी के लिए तैयार लग रहे थे। हमें उस देश को बनाना था जिस देश को अंग्रेज़ों ने इतने समय में खोखला कर दिया था। तो इसके लिए चाहिए था एक मजबूत संविधान, और उसकी जिम्मेदारी उस समय के हमारे स्वतंत्रता सेनानी हो गए, जो भी भारत का सपना लिए नेता बने थे, उन्होंने इस सपने को पिरोया, संजोया और एक देश के संविधान को बनाने की जो जिम्मेदारी होती है उसे अपने कंधों पे लिया। वर्ष 1934 में एम.एन. रॉय साहब ने, ये एक बेहद माने हुए व्यक्ति थे फ्रीडम मूवमेंट के हमारे, और ये कम्युनिस्ट मूवमेंट के भी काफ़ी माने हुए व्यक्तियों में से एक थे। तो वर्ष 1934 में इन्होंने सजेशन दिया कि हमें एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनानी चाहिए देश के संविधान की रचना के लिए, देश के संविधान को बनाने के लिए। और इसी के बेसिस पे 1946 में हमारा कंस्टिट्यूएंट असेंबली बना और 1950 15 अगस्त के दिन हमें हमारा संविधान मिल जाता है। पर इस संविधान के बनने की पीछे की कहानी काफ़ी लंबी है, और वो कहानी आती है अंग्रेज़ों के शासनकाल से। किस तरह से ब्रिटिशर्स ने नए नए कानून लाए, नए नए तरीके से बिल्स लाए। ये जो भी घटनाएं घटी अंग्रेज़ों के दौरान, इसका भारतीय संविधान बनने के ऊपर काफ़ी असर रहा। तो कुछ बेहद इंपॉर्टेंट कानून थे जो ब्रिटिश के टाइम पे आए, जिसका बाद में कहीं ना कहीं भारतीय संविधान की रचना में भी इसका इफेक्ट दिखता है, इसका असर दिखता है। तो आइए अब हम ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण कानूनों के बारे में जानेंगे जो अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में लाए गए थे। तो सबसे पहले हम जानेंगे अबाउट रेगुलेटिंग एक्ट्स। और रेगुलेटिंग एक्ट्स ज़्यादातर आए थे ड्यूरिंग कंपनी रूल, और कंपनी रूल का जो समय है वो 1773 से 1858 है। ये 1773 से 1858 का ही समय क्यों? क्योंकि 1773 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने वहाँ से लॉ पास किया कि अब जो अंग्रेज़ वहाँ काम करेंगे वो पार्लियामेंट की देख रेख में होगा। और ऐसा चला 1773 से 1858 तक। फिर 1858 की क्रांति तो आपको याद ही है, हमारे देश की फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी। इस 1948 की घटना के बाद अंग्रेजी शासन भारत में सीधी हुकूमत के लिए जाना जाता है, यानी उसके बाद क्राउन रूल स्टार्ट हो जाता है, जो कि 1858 से लेकर 1947 तक भारत में रहता है, जब तक कि भारत आज़ाद नहीं होता। तो इस 1858 से जो 1947 का समय है, तो हम क्राउन रूल के तौर पे रेफर करते हैं। क्राउन रूल ऑब्वियसली आप समझ चुके हैं कि रानी का शासन भारत पे लग जाता है। क्वीन के ही नाम पे आज भी इंग्लैंड की पार्लियामेंट वहाँ पे राज करती है, वहाँ पे अपने कामों को करती है। क्वीन एक बेसिकली सेरेमोनियल हेड है और पार्लियामेंट आज अपना वहाँ काम करता है। तो कुछ इसी तरह का जो था कि क्वीन यहाँ की एक सेरेमोनियल हेड हो गई थी क्राउन रूल के दौरान, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि अब अंडर पार्लियामेंट के कंट्रोल आ गया था, वो यहाँ इंडिया में अपने कार्यभार को चला रहा था। चलिए कंपनी रूल से स्टार्ट करते हैं। कंपनी रूल रहा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, 1773 से 1858 तक। इसमें सबसे पहला जो एक्ट जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है खुद रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये पहला स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को काबू करने का। यानी अंग्रेजी सरकार ने ये पहली कदम आगे बढ़ाई कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको अब ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो काबू करेगी, वो बताएगी कि आपको कैसे इंडिया में अपने कामों को देखना है, कैसे चलाना है। करना तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ही था,
पर अब जो डायरेक्शन आएंगे वो इंग्लैंड की पार्लियामेंट से आएंगे। इस एक्ट के बाद ऐसा हो जाता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, भारत में इसके पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए काम है या जहाँ या किसी जगह का एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन क्या होगा, किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसको एडमिनिस्टर करेगी, किस तरह से उसकी देखभाल करेगी, इस चीज़ को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रिकॉग्नाइज किया। इसके पहले ये सिर्फ एक ट्रेडिंग बॉडी थी, यानी सिर्फ भारत में इनका व्यापार का काम था, ऐसा मानना था इंग्लैंड के पार्लियामेंट का। अब हम थोड़ा स्पीड में पकड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये रिवीजन है और जो डिटेल क्लासेस होंगे वो हम दोबारा लेकर के आएंगे। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 यानी 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो असल में पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड की कोशिश थी कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में काबू करे, और ये पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को एक पहचान देती है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो हो जाती है कि ये जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है भारत में, यानी जो सेंट्रलाइज्ड एक जगह से काबू होगा, इस तरह के राजनीति की भारत में शुरुआत हो जाती है। जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला जाने लगा, और बाकी दोनों जगह के जो मद्रास और चेन्नई के गवर्नर थे वो उनके सबॉर्डिनेट हो जाते हैं। सबॉर्डिनेट से मतलब है वो उनके नीचे के रैंक पे आ जाते हैं। पहले गवर्नर जनरल भारत के बने थे वैरेन हेस्टिंग। उसके बाद एक और बॉडी की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जिसे कहा गया। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय कामों की वो देखरेख करेगा, उसका निरीक्षण करेगा भारत में। इससे ब्रिटिश पार्लियामेंट का ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कंट्रोल और बढ़ जाएगा। हमारा अगला टॉपिक है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 यानी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। यहाँ जो कंपनी का कॉमर्शियल फंक्शन था और जो पॉलिटिकल फंक्शन था, यानी व्यापार जो था और जो राज करने का जो काम था, उन दोनों को अलग किया जाता है। और जहाँ पीछे आपने सुना था कि कंपनी रूल में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का इस्टेब्लिशमेंट होता है, यहाँ पे एक और बॉडी की इस्टेब्लिशमेंट होती है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। और यहाँ बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो जिम्मेदारी होती है वो ये होती है कि आप ब्रिटिश के यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका जो पॉलिटिकल वर्क है इंडिया में आप उसको देखेंगे, और वहीं जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था उसका काम था कि आप इसके कॉमर्शियल वर्क्स को देखिएगा। इस एक्ट की एक सबसे खास बात जो आपको जानी चाहिए कि इसी एक्ट के अंडर पहली बार भारतीय संपत्ति को ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया कहा गया। यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट ने ये मेंशन किया था कि भारत में जो अंग्रेज़ों की संपत्ति है, ये जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड नाम का देश है, जो ब्रिटेन नाम का उस वक्त देश था, उसकी संपत्ति भारत में है। ये तो यहाँ की संपत्ति को उन्होंने अपना बोलना भी शुरू कर दिया था कि ये ज़मीन भाई अब वहाँ के अंग्रेज़ों की ज़मीन अब यहाँ भी हो गई है। अगले पे आते हैं जिसका नाम है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 यानी 1833 का चार्टर एक्ट। अब भाई चार्टर एक्ट जो आया था 1833, इसको कहते हैं फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन, यानी किसी एक व्यक्ति के हाथ में सारी शक्ति देने के अधिकार की ओर ये आखिरी कदम था। यानी इसके बाद जो एक्ट्स आएंगे या जो बिल्स आएंगे उसमें थोड़ा थोड़ा इस चीज़ को रिलैक्स किया गया, यानी एक आदमी को पावर देने के बजाय थोड़ा थोड़ा, अरे भाई थोड़ा तू भी पावर ले ले, थोड़ा तू भी पावर ले ले, थोड़ा तू भी काम कर ले, थोड़ा इसको भी काम करने दे। कुछ ऐसे विचार आने शुरू हुए। बाद में आप देखते ही हैं कि भारतीयों को भी इलेक्शन लड़ने का मौका मिलता है, ब्रिटिशर्स के साथ लॉ बनाने का मौका मिलता है, और फाइनली तो हम आज़ाद हो गए, तो वो तो देसी अपना हो गया, फिर तो बात ही नहीं है। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के कुछ फीचर्स जान लेते हैं। इसके अंडर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट आया। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनके पोस्ट को और बढ़ा के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, और ये पहले व्यक्ति थे विलियम बेंटिक। लॉज जो अब बनने लगे, कानून जो अब बनने लगे, उनको एक्ट कहा जाने लगा। अब वो रेगुलेशंस नहीं थे, अब वो एक्ट हो गए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कॉमर्शियल बॉडी था यहाँ उसका अंत हो जाता है, और अब वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी अब वो सिर्फ व्यापार के लिए यहाँ नहीं है, वो तो एक सेकेंडरी काम हो गया। अब उसका काम भारत में राज करने का है। इस चार्टर एक्ट ने भारत में ओपन कंपटीशन यानी सिविल सर्विसेज के लिए कंपटीशन भी लाने की कोशिश की थी, पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विद्रोह के बाद इस फैसले को वापस ले लिया गया। अब आते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के ऊपर। 1793 से 1853 तक चार्टर एक्ट्स पास हुए, तो जाहिर सी बात है ये जो 1853 का जो चार्टर एक्ट होगा, 1853 का जो ये चार्टर एक्ट होगा, ये उन सभी चार्टर एक्ट्स में आखिरी होगा। इस कानून की कुछ मुख्य बातें जो हैं वो जान लीजिए। पहली बार जो गवर्नर जनरल का जो काउंसिल होता था, इसके दो बॉडी बनाए गए, एक लेजिस्लेटिव
और एक एग्जीक्यूटिव। ये दोनों शब्द आपने आजकल भी सुने होंगे, यानी हमारे पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में भी आपने ये बात सुना होगा। एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है और एक लेजिस्लेटिव बॉडी होता है। एक कानून बनाता है और एक उस कानून को पूरे देश में लगाने का काम करता है। तो उस समय भी ऐसे दो बॉडीज़ का निर्माण हुआ था। लेजिस्लेटिव हिस्सा जो था उसको मिनी पार्लियामेंट भी उस समय कहा गया था। इसी दौरान भारत में सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कंपटीशन का आगमन होता है और भारतीयों के लिए भी ये क्षेत्र खोल दिया जाता है। हाँ, इसके पीछे की धांधलीबाजी क्या थी ये आपको हिस्ट्री में जानने को मिलेगा, पर हाँ, नियमतः खोल तो दिया जाता है, पर हाँ, इसके पीछे धांधली बहुत थी। पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम आया था, यानी जो गवर्नर जनरल का जो काउंसिल था उसमें लोकल प्रोविंसेस से भी लोगों को चुन के भेजने का प्रस्ताव आया। ऐसा नहीं था कि इंग्लैंड से कोई सीधे वहाँ से चुन के ही आया, यहाँ जो काम कर रहा है वो भी जो गवर्नर का जो काउंसिल है उसमें मेंबर हो सकता है। पर यहाँ इसका ये मतलब नहीं कि भारतीय को मौका मिला। लोकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब कोई अंग्रेज किसी प्रोविंस में कार्यरत है उसको गवर्नर जनरल के काउंसिल में जगह मिल सकती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ वहाँ की जो भी बॉडी है, वहाँ का गवर्नर अगर कोई है, जैसे कि मान लो आगरा का कोई गवर्नर है, उसने रिकमेंड किया कि हमारे यहाँ से इस आदमी को गवर्नर जनरल के काउंसिल में होना चाहिए और वहाँ की म्यूनिसिपैलिटी भी ऐसा रिप्रेजेंट करती है, तो उस आदमी को गवर्नर जनरल के काउंसिल में चुना जाएगा। पर वो आदमी उस समय अंग्रेज ही होता था, भारतीय नहीं। तो पर हाँ, पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन इसी में आया, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 से। पहली बार मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा के गवर्नमेंट को मौका मिला गवर्नर जनरल काउंसिल ऑफ बंगाल के अंडर। अब आते हैं हम क्राउन रूल पे, जो कि 1858 से 1947 तक रही। ये आया था 1858 की जो हमारी राष्ट्रीय क्रांति थी, हमारे देश के आज़ादी के लिए जो क्रांति थी, उसके बाद ये हमारा 1857 में जो ये स्टार्ट हुआ और 1858 में एक तरह से ख़त्म हो गया था। ब्रिटिशर्स ने इसके ऊपर ओवर पावर कर लिया था। तो 1857 के इस फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद अंग्रेज़ों ने बोला कि भाई यहाँ पे जो रह रहे हैं पहले से ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, ये शायद अपने फ़ायदे के लिए कुछ ज़्यादा ही सख्त हो जाते हैं या कुछ ज़्यादा ही गलत तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से विद्रोह हुआ। तो अब जो राज करेगी वो सीधे रानी करेगी और सबके साथ बहुत अच्छा होगा। इसलिए इसका नाम रखा गया था गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि अच्छे भारत के लिए एक कानून लाया गया है, ऐसा इसका नाम था। अब किसके और कितने अच्छे के लिए था ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो आइए अब इस एक्ट के कुछ फीचर्स जान लेते हैं। हमें तो भाई अपने पढ़ाई से मतलब, तो अपने पढ़ाई पे फोकस रखते हैं। तो अब जो भारत गवर्न किया जाएगा, यानी भारत पे जो राज होगा वो हर माइजेस्टी के नाम से होगा, हर मेजेस्टी जिसको कहते हैं, यानी महारानी के नाम पे भारत में अब राज होगा। और जो नया पोस्ट बन के आया भारत पे राज करने के लिए वो था वाइसरॉय का, और पहले थे कैनिंग भाई साहब पहले भारत के वाइसरॉय बनते हैं 1858 में। वो आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी थे और उन्हीं को बाद में पहला वाइसरॉय बना दिया जाता है। ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और जो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था इनको भी अबॉलिश कर दिया जाता है। बोलता भाई अब तुम्हारा काम नहीं है, तुम लोग खाली घोटाला कर रहा था। ठीक है, इनको अबॉलिश कर दिया जाता है और एक नया ऑफिस इस्टेब्लिश किया जाता है जिसका नाम है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और ये ब्रिटिश कैबिनेट के एक मंत्री हुआ करते थे या एक मेंबर होते थे, और इनका काम था कि ब्रिटेन के पार्लियामेंट को अंग्रेज़ों द्वारा की गई सारी जो भी कार्य प्रणाली है या जो भी काम है उसकी जानकारी सही समय पे एक जिम्मेदार तरीके से पहुंचा सके। सेक्रेटरी साहब की सहायता के लिए एक 15 मेंबर का एडवाइजरी काउंसिल भी इस्टेब्लिश किया जाता है, और उस काउंसिल के जो चेयरमैन थे वो खुद सेक्रेटरी साहब ही रहेंगे, और कौन रहेगा। पर आमतौर पे आप इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को देखेंगे तो इसने कोई खास जो कार्य प्रणाली है उसमें बदलाव नहीं किए थे। ये बस चीज़ों को जो गड़बड़ चल रही थी उसको ठीक करने का काम बस किया, थोड़ा बहुत काम करने की कोशिश किया, और जो कुछ ख़राब हो चुके इंस्टीट्यूशंस थे, जो काफ़ी जंग लग चुके थे, उनको हटा के एक नए इंस्टीट्यूशन से उसको रिप्लेस किया। अब हम जानेंगे कुछ बेहद इंपॉर्टेंट काउंसिल एक्ट्स जो कि भारत में के संविधान के लिए बेहद इंपॉर्टेंस रखते हैं, किस तरह से उन्होंने या फिर उनके इस्तेमाल ने भारतीय संविधान को आगे शेप किया, इसके बारे में अब हम जानेंगे। तो पहला है 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है, और इस एक्ट में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम जान लेते हैं। इस एक्ट में पहली बार, ध्यान रहे, इस एक्ट में पहली बार भारतीयों को, इंडियंस जो इंडियन सॉइल के थे, उनको लॉ मेकिंग प्रोसेस से जोड़ा जाता है। इसीलिए ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1861 का ये एक्ट बेहद इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस एक्ट ने वाइसरॉय को अधिकार दिए कि
वो कुछ भारतीयों को नॉन ऑफिशियल मेंबर के तौर पे नॉमिनेट कर सकते हैं काउंसिल में। ऑफिशियल मेंबर हो गए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सरकारी अधिकारी हो गए या उस तरह से, या इंग्लैंड से कोई आया है अधिकारी, और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हो गए जो लोकली, जो किसी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के किसी भी क्षेत्र में ऑफिशियली काम नहीं करता है, पर वो वहाँ पे रहता है, बस एक नॉर्मल आदमी है, और अगर उसको किसी तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया काम में लेगी तो वो नॉन ऑफिशियल कहलाते हैं। तो 1862 में 1862 में कैनिंग ने, जो कि तब के वाइसरॉय थे, उन्होंने राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव को पहली बार नॉन ऑफिशियल मेंबर के तौर पे अपने काउंसिल में इंक्लूड किया। यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो 1773 में जो सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी स्टार्ट हुई थी कि भाई और एक ही आदमी को सारा शक्ति देना है, एक ही आदमी को शक्ति देना है, किस तरह से उसका उल्टा होना शुरू हो चुका था, किस तरह से शक्तियाँ बंटने लगी थी। इसी एक्ट के दौरान 1859 में पोर्टफोलियो सिस्टम आता है। पोर्टफोलियो आप आज भी नेताओं के बारे में जो सुनते होंगे तो आपको सुनने को मिलता होगा कि इस मंत्री को ये पोर्टफोलियो मिला है, इनको एग्रीकल्चर का पोर्टफोलियो मिला है, इनको रोड एंड ट्रांसपोर्ट का पोर्टफोलियो मिला है। तो पहली बार पोर्टफोलियो सिस्टम भारत में 1859 में ही आया था अंडर द वाइसरॉयशिप ऑफ कैनिंग, और इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था आफ्टर द एक्ट ऑफ 1861। इसीलिए 1859 होते हुए भी इसको 1861 में मेंशन किया जा रहा है। और पहली बार आज के जो राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस इशू करने का अधिकार है, पहली बार ऑर्डिनेंस इसी जगह से आया था 1861 से। यहाँ से ऑर्डिनेंस का अधिकार वाइसरॉय को मिला था, और वो भी 6 महीने वाला ही था, 6 मंथ्स का ही टाइम मिलता था। तो ये कुछ बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगले पे आते हैं, अबाउट द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है अब हम ये जानेंगे। पहली बात तो जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, इनके नंबर्स को बढ़ाया गया। बोला और लोग भारत के, जो भारत भूमि के थे, उनको एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द वाइसरॉय काउंसिल ऐड किया जा सकता है, पर अभी भी जो ऑफिशियल मेजॉरिटी है वो मेंटेन की जाएगी, यानी नॉन ऑफिशियल्स को मेजॉरिटी बनने नहीं दिया जाएगा ताकि कुछ भी ना करने लग जाए। और इनको अधिकार मिला कि अब आप जो बजट आता है उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। वोटिंग राइट नहीं मिला था, पर डिस्कस करने का राइट कि हाँ भाई बजट में ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, फिजूल खर्ची है, इस तरह का डिस्कशन का अधिकार उनको मिला। एक और जो कमाल की बात थी इस एक्ट की, यानी इस 1892 के एक्ट की, वो ये थी कि बहुत लिमिटेड तौर पे कुछ लोगों को एक फ्रेंचाइज जैसी चीज़ दी गई। फ्रेंचाइज आप जानते हैं कि चुनने का अधिकार दिया गया, बहुत लिमिटेड था, पर हाँ पहली बार शायद चुनने का अधिकार का इंट्रोडक्शन यहाँ आया था, बहुत कम लोगों को मिला था। कुछ ज़मींदार हुआ करते थे, या इस तरह से चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिजनेस हाउसेज जो इंडिया में ग्रो किए थे, यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स हो गए, प्रिंसिपल हो गए, इस तरह के लोगों को थोड़ा अधिकार मिला। बोर्ड ऑफ मेंबर्स के लोगों को अधिकार मिला कि जो काउंसिल है, जो गवर्नर जनरल का काउंसिल है, या जो प्रोविंसेस में गवर्नर काउंसिल है, सेंटर में वाइसरॉय, सेंटर में हो गया आपका वाइसरॉय काउंसिल, और जो प्रोविंसेस हो गए या स्टेट्स जो हो गए वहाँ था गवर्नर्स काउंसिल। तो वहाँ पे ये लोग कुछ लोगों को अपनी तरफ से चुन के या नॉमिनेट करके भेज सकते हैं, ठीक है। तो एक छोटे लेवल पे ये फ्रेंचाइज जो था वो इन लोगों को दिया गया था, पर वर्ड इलेक्शन का इस्तेमाल कहीं नहीं हुआ था, ठीक है। बस एक अधिकार दिया गया, इलेक्शन या फ्रेंचाइज जैसे ऐसे किसी शब्द का इस्तेमाल यहाँ नहीं हुआ था। तो शब्दों के इस्तेमाल से बचिएगा, पर हाँ एक अधिकार आ चुका था। अब हम आ जाते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 यानी 1909 के ऊपर। इसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। जो मॉर्ले थे उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और मिंटो जो थे वो वाइसरॉय थे। इस एक्ट में जो वाइसरॉय काउंसिल था वहाँ तो नॉन ऑफिशियल्स का नंबर बढ़ा ही, पर अभी भी ऑफिशियल मेजॉरिटी थी। पर पहली बार जो वाइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, ध्यान रहे, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल था, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल था। अभी तक जो मेंबर्स ऐड हो रहे थे वो लेजिस्लेटिव में ऐड हो रहे थे, पर अब पहली बार इन द एक्ट ऑफ 1909 में मैं ये बता रहा हूँ आपको कि पहली बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल की भी बात आई, और यहाँ पहले भारतीय को एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय में जगह मिली, और वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, पहले व्यक्ति जिन्होंने वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया था। और ये एक्ट सबसे ज़्यादा फेमस है अपने सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए, यानी पहली बार मुस्लिमों के लिए अलग वोटिंग अधिकार इसी एक्ट में लाया गया था। यानी मुस्लिमों को अब सिर्फ मुस्लिम ही वोट करके चुनेगा। तो ये कम्युनल इलेक्टोरेट का एक पूरा सिस्टम लाया गया, इलेक्शन का भी सिस्टम लाया गया। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, कम्युनल इलेक्टोरेट आएगा तो इलेक्शन का भी सिस्टम आएगा। देखिए इलेक्शन जैसा एक सिस्टम पहले भी आ चुका था, मैंने आपको 1892 में भी बताया था।
पर वहाँ इलेक्शन वर्ड का इस्तेमाल नहीं था। अब इलेक्शन वर्ड का इस्तेमाल आया है और खास जाति के लोगों को चुनने के लिए खास जाति के लोगों को का ही निर्धारण हुआ, इसीलिए इस एक्ट को कम्युनल एक्ट भी कहा जाने लगा। इसका बहुत विद्रोह हुआ था और मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है। यहाँ जो लोग वोटिंग के लायक थे वो थे, जाहिर सी बात है, कॉरपोरेशंस थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स था, यूनिवर्सिटी था, जमींदार थे और कुछ पढ़े लिखे लोग भी वोटिंग के लायक अधिकार में आते थे। अब हम आ जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के ऊपर। अब काउंसिल एक्ट खत्म हुआ, अब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की बात करेंगे। अगस्त 20, 1917 का दिन, जब पहली बार ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की थी कि हम भारत में धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यानी भारतीयों को सरकार ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। ऐसा क्यों आता है, इसके लिए आपको इतिहास पे आना पड़ेगा। भारतीयों ने बहुत विद्रोह किया, बहुत लड़ाई की और तब जाके इस तरह का अंग्रेजों की तरफ से अनाउंसमेंट आता है। पर अभी आप पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से ही इसको देखिए। इस एक्ट को मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड या मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। इस एक्ट के कुछ फीचर्स जो आपको जानने चाहिए, चलिए उनके ऊपर आ जाते हैं। पहली बार यहाँ पे सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को अलग किया गया, यानी सेंटर कुछ खास मुद्दों पे कानून बनाएगी और प्रोविंसेस कुछ खास मुद्दों पे कानून बनाएगी और दोनों के अपने अपने अधिकार क्षेत्रों की बात चली। बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं था पर हाँ, बातें शुरू थी। इसी के आइडिया के बेसिस पे आज का सेंटर और स्टेट्स के ऊपर जो सेपरेशन है उसके ऊपर कानून बनते हैं। आपने देखा है, आप जानते हैं। ये जो सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे इनको आगे भी डिवाइड किया जाता है एज ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स थे जो कि गवर्नर किसी भी प्रोविंस का वहाँ जो उसके काउंसिल में जो मिनिस्टर्स चुने गए हैं उनके राय सलाह से करेगा। पर जो रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं वो गवर्नर खुद फैसले लेगा अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ, यानी जो उसका अपना एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स थे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल की राय सलाह से करने वाले थे। वो इसको डायआर्की कहा गया। ये जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स की बात आ गई, इसी को आप कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं, कई बार हिस्ट्री में पढ़ते हैं अंडर द टॉपिक ऑफ डायआर्की, यानी दोहरी राजनीति। दोहरी मतलब डुअल राजनीति नहीं होगी, ये दो तरीकों से मिलकर जो राजनीति की जाती है उससे। वैसे तो ये एक्सपेरिमेंट असफल रहा था, पर ये एक नए तरह के पॉलिटी की ओर इशारा था कि भाई इस तरह से भी राजनीति हो सकती है अगर की जाए सही तरीके से। तो पहली बार भारत में बाइकैमरलिज्म आया, यानी अपर हाउस लोअर हाउस। पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन, यानी ज़्यादा अधिक लोगों को सीधे तौर पे फ्रेंचाइज देना कि आप जाइए वोट करिए, आपको जो अच्छा लगता है उसको सिलेक्ट करिए। आज ये इंपॉर्टेंस, कल हमें इसके लिए झगड़ना पड़ा था, आज जब हमें मिला है तो हम अपना इतना कीमती वोट किसी को भी हाँ काहे नहीं। इसमें अधिकांश लोगों को डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा ही चुना जाता था। इस इलेक्शन में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और एक कदम आगे ले जाया गया। अब सिखों को भी दिया गया, इंडियन क्रिश्चियंस को दिया गया, एंग्लो इंडियंस को दिया गया, यूरोपियंस को दिया गया। बोला सब अलग अलग ले लो भाई, सबका अलग अलग इलेक्शन करेंगे, सब अलग अलग जीतेंगे। इस एक्ट के अंतर्गत एक और बात कही गई थी कि भाई साहब कुछ समय के बाद एक स्टैट्यूटरी कमीशन की स्थापना होगी, यानी एक वैधानिक बॉडी की स्थापना होगी, एक वैधानिक समिति की स्थापना होगी। और इसका जो काम होगा सो ये देखना होगा कि पिछले इन समय में जो 10 साल का समय है या जो भी गिवन टाइम है, इस दौरान भारत में काम करने वाली ब्रिटिश सरकार की रिप्रेजेंटेटिव सरकार ने किस तरह भारत को चलाया, किस तरह काम किया, यहाँ के लोगों का कोई भला हुआ नहीं हुआ, भला देखने आए थे ये लोग। और इसके अंतर्गत जो पहला स्टैट्यूटरी कमीशन इस्टेब्लिश हुआ, यानी जो पहला कानूनी तौर पे जो आयोग की स्थापना हुई, उसका जो हेड था वो साइमन था और साइमन कमीशन के तौर पे ये फेमस था। ये 1927 में भारत में आया। भारत में भाई साहब इसका जम के विरोध हुआ। बोला भारतीयों का भला देखने आए हो और खाली अंग्रेज आए हो। एक भी भारतीय उस आयोग में नहीं था। कोई भारतीय के उस आयोग में नहीं होने के कारण जाहिर सी बात है विरोध होगा कि यानी ये अंग्रेज जो चाहेंगे वो लिख के दे देंगे, जो चाहेंगे वो अपनी मर्जी से बता देंगे ना। वहाँ तो सब बहुते खुश है, मजा कर रहा है एकदम, अंग्रेज को देखते ही पागल हो जाता है, फोटो खिंचाओ सेल्फी वाला। पर यहाँ की जो कंडीशंस थी ये बिल्कुल अलग थी। लोग अंग्रेजों को भारत से निकालना चाहते थे। भाई सेल्फी नहीं चाहिए तुम्हारे साथ, जाओ हम अपने फोटो खींच लेंगे वाला कंडीशन था, भगाना था अंग्रेज़ों को। पर जो ये कमीशन आया ये सिर्फ अंग्रेज़ों का रिप्रेजेंटेशन लेके आया। तो जाहिर सी बात है जो इंडियन प्रॉब्लम्स होंगी ये वो उसको ना तो ठीक से समझ में आनी है, और अगर आ भी जाएगा तो वो उसको मेंशन नहीं करने वाला था।
क्योंकि ये हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस से ये साफ जाहिर था कि अंग्रेज़ों ने हमारे प्रॉब्लम्स को तो वहाँ जाके बताना नहीं है। अगर कोई उसमें से एक आध अच्छा हुआ भी जो लिखने की कोशिश करेगा तो बाकी उसको दबा देता है। तो ये एक ओवरऑल एक रिदम है, एक चेन सिस्टम है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग इंडियन फ्रीडम फाइटर्स या इंडियन पॉलिटिशियंस को उस समय हो चुकी थी, और इस वजह से साइमन कमीशन का पुरजोर विरोध होता है भारत में। ये कमीशन अपने रिपोर्ट को 1930 में जमा कर देती है। इसके बाद 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते हैं और उसके बाद एक वाइट पेपर लाया जाता है। वाइट पेपर होता है एक लॉज और रूल्स का मेंशन्ड एक तरह का आप डॉक्यूमेंट कह सकते हैं। और फाइनली जो इस कमीशन ने जो भी सजेशन दिया था उसको 1935 के कानून में कुछ हल्के फुल्के बदलाव के साथ इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। एक और पॉइंट, हम आगे बढ़ने से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की ओर हम बढ़ेंगे, पर इसकी ओर बढ़ने से पहले एक छोटा सा पॉइंट है कम्युनल अवार्ड के बारे में। अगस्त 1932 में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, उन्होंने कहा कि भाई जो पिछड़ी जाति हैं, जो बिल्कुल निचली जाति हैं, इनको अलग से वोटिंग राइट दे दो। यानी भारतीय समाज में ऑलरेडी तुम तोड़ चुके ही हो, एक पाकिस्तान बनाने की तैयारी थी ही ऑब्वियसली मुस्लिमों को, फिर इस तरह से और ब्रेक थ्रू करो और तोड़ो। तो जो निचली जाति के लोग थे उनको भी अलग कम्युनल राइट दो, ताकि कोई भी आदमी एक दूसरे से कनेक्ट ना हो पाए। वो बोले मैं अलग हूँ, यानी कोई आपस में पहचान स्थापित ना कर पाए कि हम एक भी हो सकते हैं कभी। तो गांधी जी ने बाद में इसका जम के विरोध किया, और बाद में पुणे पैक्ट, अगर आप हिस्ट्री पे आएंगे तो पुणे पैक्ट आपको पढ़ना ही होगा। तो पुणे पैक्ट इसमें साइन किया जाता है बिटवीन अंबेडकर एंड महात्मा गांधी। उस समय महात्मा गांधी पुणे के यरवदा जेल में थे, ठीक है। तो अंबेडकर साहब और महात्मा गांधी के बीच एक साइन हुआ जिसमें जो डिप्रेस क्लास थी, यानी जो पिछली जातियां थीं, उनको अधिक सीट दिया गया रिप्रेजेंटेशन में। बोला गया कि आप दुगनी तिगुनी सीट ले लो, बट जो ये हमारा एक जो हम हैं उसको अलग ना होने दिया जाए। तो इसके ऊपर बाद में दोनों में सहमति बन गई थी। फिर आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के ऊपर। ये एक माइलस्टोन माना जाता है, यानी एक मील का पत्थर माना जाता है। क्यों माना जाता है ये हम इसके फीचर्स में जानेंगे। इसका एक तो पहला कारण है कि जो हमारा 1950 में जो हमें संविधान मिला था उसका बहुत कुछ इसी एक्ट से आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बहुत ज़्यादा बोरोड है, बहुत हेवली टेकन है, क्योंकि जाहिर सी बात आप देखो तो 1950 में जब हमें मिला, ठीक 15 साल पहले ही एक्ट आया था, यानी उस समय के कंडीशंस के हिसाब से बहुत कुछ इसमें था जो उस समय के कंडीशन से मैच कर रहा था। यानी एक डिज़ाइन वाइज 1935 का एक्ट बहुत अच्छा था, पर हाँ, ये अच्छा किसके लिए था ये बात अलग थी। बाद में इंडियंस इसको मॉडिफाई करके अपने लिए मोड़ लेते हैं, ये अलग है। इसके अंतर्गत पहली बार फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट की भी बात हुई। साथ में बात हुई रेसिडुअरी पावर्स, अगर इनमें से कुछ रह जाए तो वो रेसिडुअरी पावर्स किसके पास होगा, इसकी भी बात हुई। ये आज भी उसी तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फॉलो होता है। 1935 में डायरकी जो है वो अबॉलिश हो चुका था। याद है आपको डायरकी जो 1919 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ये 1935 में अबॉलिश हो जाता है। ऑब्वियसली ये फेल पहले ही हो चुका था। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए जो काउंसिल बनाई गई थी उसको भी अबॉलिश कर दी जाती है, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को मिलता है टीम ऑफ एडवाइजर्स। ऑल्सो अंडर इट 10% लोगों को करीब करीब वोटिंग राइट मिलता है, यानी 10% आबादी को वोटिंग राइट देने की एक कोशिश की जाती है, उतने लोगों तक वोटिंग राइट पहुंचाया जाता है। साथ में फेडरल पब्लिक कमीशन के साथ साथ प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन की भी गठन होती है, जिसे आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आज कहते हैं, और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनता है, जो कि आज भी जेपीएससी ही है, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के तौर पे ही चलता है। फेडरल कोर्ट्स आते हैं जो कि आज के समय में हाई कोर्ट्स बन चुके हैं, और ये 1937 से सेटअप होना शुरू हो चुके थे। अब हम जान लेते हैं कुछ पॉइंट्स अबाउट इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के बारे में। जून 3, 1947 को माउंटबेटन, जो कि उस समय भारत के वाइसरॉय भी थे, उन्होंने एक प्लान सामने रखा भारत को अलग करने का, यानी भारत के बंटवारे का, क्योंकि उसके अलावा तक जो भी पहले तक कोशिशें हुई थी वो एक तरह से असफल रही थी। अंग्रेज़ों की तरफ से भी कोई खास प्रेशर इस तरह का बना नहीं कि भारत को एक ही देश के तौर पे आज़ाद किया जाएगा। तो जो जिन्ना का प्लान था वो कामयाब रहा, और माउंटबेटन ने जो प्लान रखा कि इंडिया पाकिस्तान जो एक कंट्री बनेगा वो इस तरह से अलग होगा, ये उसके बाउंड्री लाइन होंगे, ये बॉर्डर्स होंगे, इस तरह से ये तय हुआ। बाद में इस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और 2 नए देश बन जाते हैं, एक इंडिया होता है और एक पाकिस्तान। इस एक्ट की कुछ खास बातें जो आपको पता होनी चाहिए कि इस एक्ट के साथ ही ब्रिटिश रूल इन इंडिया ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अगस्त 15, 1947 को देश आज़ाद हुआ। इसी दिन से इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश रूल इन इंडिया का एंड होता है, वाइसरॉय का ऑफिस ख़त्म हो जाता है, जो भी डोमिनियन थे, जहाँ गवर्नर जनरल थे,
वो भी ऑफिस ख़त्म होता है। वहाँ के राजाओं को ये अधिकार होता है कि वो अपने हिसाब से अब किसी भी गवर्नर को फ़िलहाल के लिए वहाँ स्थापित कर सकते हैं, जब तक कि आगे कोई फैसला या कोई इस तरह का डिसीजन भारत सरकार ना ले ले। जो रानी थी यानी जो मैजेस्टी थी, उनके सारे अधिकार भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के ऊपर से ख़त्म हो जाते हैं। देखिए, इस एक्ट से भी सवाल बनता है, तो इसीलिए ये जो भी आपको रिवीजन टर्म्स आपको अभी बताया जा रहा है, इसको थोड़े ध्यान से सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस तरह की और जानकारियाँ आपके पास आती रहेंगी। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था उसको भी अबॉलिश कर दिया जाता है, और आज के बाद से ब्रिटिश कानून यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया कोई भी कानून इंडिया और पाकिस्तान दोनों के ऊपर लागू नहीं होगा। इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को ये अधिकार दिया जाता है कि वो किसी भी डोमिनियन को ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो इंडिया साइड जाना चाहे तो इंडिया साइड जा सकते हैं, पाकिस्तान साइड जाना चाहें तो पाकिस्तान साइड जा सकते हैं, और आज़ाद रहना चाहें तो आज़ाद रह सकते हैं। यानी अंग्रेज़ों ने बोला भाई हम और तोड़ के जाएंगे, एकदम तोड़ ताड़ देंगे इस देश को जाने से पहले। पर कुछ मजबूत लोग थे जिन्होंने मजबूती से देश को संभाल लिया। ब्रिटिश मोनार्क के सभी राइट्स खत्म हो जाते हैं, पर गवर्नर जनरल के पास अभी भी अधिकार बचा रहता है वीटो का, और ये तब तक रहेगा जब तक कि पावर प्रॉपरली किसी इंडियन को ट्रांसफ़र नहीं कर दिया जाता। और वो पावर ये जो गवर्नर जनरल के पास वीटो का रहेगा वो अभी भी था ऑन द नेम ऑफ हिज मैजेस्टी, यानी अभी भी रानी के नाम पे ही देश के आज़ाद होने के बाद वीटो पावर गवर्नर जनरल के पास था। वाइसरॉय का पोस्ट खत्म हो गया था, पर अभी कुछ समय के लिए जब तक देश को उसका प्रधानमंत्री या फिर देश को उसका संविधान नहीं मिलता या देश को उसका प्रेसिडेंट नहीं मिलता, तब तक के लिए गवर्नर जनरल का पोस्ट था। और गवर्नर जनरल का जो वीटो पावर था वो अभी भी वो ऑन द नेम ऑफ हिज मैजेस्टी यानी रानी के ही नाम पे इस्तेमाल करेगा। तो इस पे सवाल आया है और इस पे सवाल बनता रहता है। जो सिविल सर्विसेज के जो अधिकारी थे उनको अधिकार था कि आप या तो जॉब से छोड़ के जो भी आपका खर्च निकलता है, जो भी आपका पेमेंट है वो आपको किया जाएगा और आप इंग्लैंड जा सकते हैं। आप चाहे तो जब तक आपका टेन्योर है भारत में वो भी आप पूरा कर सकते हैं। मतलब उनको आज़ादी दी गई और उनके सर्विस का कंडीशन भी नहीं बदला गया, यानी कि जब तक वो अगर जॉब में हैं तो जो अंग्रेज़ों के टाइम पे उनके सर्विस कंडीशंस थे, जो उनका पेरोल था, वो सब उनको मिलता रहेगा। ये सब उनको आज़ादी दी गई थी। 14-15 की आधी रात को देश आज़ाद होता है। माउंटबेटन भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं, आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं, और वो शपथ दिलाते हैं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए। और जब गवर्नर जनरल का पोस्ट तब खत्म होता है जब देश को उसका राष्ट्रपति मिल जाता है। ये था हमारा अबाउट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारा संविधान किन किन चीज़ों से बना है, कैसे कैसे बना है, इसके बारे में जानेंगे। यानी दूसरे भाग के ऊपर आ जाते हैं, संविधान की रचना कैसे हुई, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ, ये जानेंगे। तो पहले तो भाई हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ज़रूरत क्या थी, क्यों थी, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हमारे संविधान की मांग तो 1934 से ही उठने लगी थी। एम.एन. रॉय के द्वारा आपने पीछे भी पढ़ा था, सुना था एक्चुअली, अगर आपको ध्यान हो तो। और 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार संविधान की मांग की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, यानी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था उस समय का, वहाँ पहली बार आईएनसी ने 1935 में ये मांग उठाई कि भारतीयों को भारतीयों के हिसाब से संविधान बनाने की आज़ादी दी जाए, उनको उनका अधिकार दिया जाए। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने ये डिक्लेयर कर दिया कि जो भारतीयों का संविधान होगा ये भारतीय ही बनाएंगे बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के, यानी विदाउट एनी एक्सटर्नल जो इन्फ्लुएंस होता है या जो इंटरफियरेंस होता है, बिना किसी ऐसे इंटरफियरेंस के भारतीय ही भारतीय संविधान को बनाएंगे। ऐसा 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने अनाउंस कर दिया था। इस डिमांड को फाइनली अगस्त ऑफर 1940 के तौर पे ब्रिटिशर्स द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, और 1942 में स्टैनफोर्ड क्रिप्स ने जो भारत में अपने जो भी मिशन को लेकर आए थे, तो उस समय भी वो किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए उसके ऊपर उनका प्रपोजल था, पर मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। आखिरकार कैबिनेट मिशन आता है भारत में। वैसे तो ये आइडिया भी रिजेक्ट हो जाता है, पर फाइनली कोई ऑप्शन ना होने के कारण इस आइडिया को रिजेक्ट करते करते भी एक्सेप्ट किया जाता है मुस्लिम लीग के द्वारा ही, क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी दबाव बनाया जाता है। और फाइनली उनको कहते हैं हाँ मोर और लेस हम सेटिस्फाइड है, और भारत का संविधान बनता है। पाकिस्तान का भी संविधान भारत से ही लिया गया था, पर बाद में उन्होंने बोला ना हम अलग करेंगे, बोला भाग यहाँ से। अब हम जानते हैं कि जब भारतीय संविधान बन रहा था तो उसका कंपोजिशन कब शुरू हुआ, ये सब थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो नवंबर 1946 में हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनता है हमारे संविधान को बनाने के लिए, और ये बना था अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। इसके फीचर्स क्या क्या थे ये जान लीजिए।
तो उस समय जो हाउस था उसका जो टोटल स्ट्रेंथ था वो था 389, जिसमें से कि 296 सीट्स ब्रिटिश इंडिया को अलॉट किए गए थे। 93 सीट्स जो थे वो प्रिंसली स्टेट्स, यानी जो भी राजशाही वाला जो राज्य उस समय भी था, जिसको जो ब्रिटिश अंडर अपने प्रोटेक्शन लिए हुए था, उसको कंप्लीटली अंडर ब्रिटिश अपने मतलब एब्जॉर्ब नहीं किया था। ठीक है, प्रिंसेस को राज्य चलाने के लिए छोड़े हुए था, ठीक है तुम बस मेरा आधिपत्य मानो। सो ऐसे प्रिंसली स्टेट्स को मिला था कितना, 93 सीट्स। और ये जो सीट्स बांटी गई थी ये सभी स्टेट्स को उनकी आबादी के रेशियो में बांटी गई थी। ठीक है, और ये जो सीट्स बांटी गई थी ये आबादी के 3 हिस्सों में बांटी गई थी। एक था मुस्लिम ग्रुप, एक था सिख ग्रुप, और दूसरा था जनरल, यानी बाकी जो बच गए वो जनरल कैटेगरी में थे। यानी यहाँ भी थोड़ा कम्युनल एंगल अभी भी मौजूद था देश के आज़ाद होने के बाद भी। बाद में इसको करेक्ट किया जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि अभी भी इसमें अंग्रेज़ों का कहीं ना कहीं जमाव था, दबाव था, क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से हो रहा था, तो कम्युनल एंगल अभी भी घुसा हुआ था। और साथ में ये भी कहा गया था कि जिस कम्युनिटी से जो आदमी आएगा उसको चुनने वाले भी उसी कम्युनिटी के होंगे। तो ये सारी चीज़ें जानबूझ के लेके आई गई थी। और जो प्रिंसली स्टेट्स थे, कहा गया कि उनको कौन रिप्रेजेंट करेगा भाई, तो उनको कहा गया कि उनके जो स्टेट हेड्स हैं, यानी शायद जो राजा हो या जिसको भी राजा स्टेट हेड के तौर पे रिप्रेजेंट करवाए, वो उसके रिप्रेजेंटेटिव होंगे। या फिर वो किसी को भी नॉमिनेट कर सकता है कि भाई ये मेरे स्टेट को मैं इसको नॉमिनेट करता हूँ, ये मेरे प्रिंसली स्टेट को जाके पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह का पूरा सिस्टम था। तो इससे क्लियर हो जाता है कि जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनने वाला था ये कुछ हद तक इलेक्टेड होता, कुछ हद तक नॉमिनेटेड होता है, यानी इट वॉज द मिक्स। और फिर कम्युनल एंगल तो था ही। जब इलेक्शन हुआ तो 296 सीटों पे जो इलेक्शन हुआ, इसमें से 208 सीटें आईएनसी जीती, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीता था उस समय। बाद में 73 सीट्स जो थी वो मुस्लिम लीग जीतती है, और कुछ इंडिपेंडेंट और स्मॉल ग्रुप्स ने मिलकर 15 सीटें जीती। ये जो जीत का जो मार्जिन था ये मुस्लिम लीग को हिला देता है। इसके बाद ये और हो जाता है कि नहीं, हमें तो पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जब देखते हैं कि इस तरह से अगर आईएनसी जीतता रहेगा तो मुस्लिमों का भविष्य भारत में शायद अच्छा ना हो, खराब हो। असल में ये एक पैतरा था, प्रोपेगेंडा था। आज आप देख ही रहे हैं पाकिस्तान में मुस्लिमों का भविष्य क्या है। तो ये जो स्थिति बनाई गई ये जानबूझकर बनाई गई, देश को बांटने के लिए, देश को तोड़ने के लिए, और देश बाद में टूटता भी है। और ये अपने चेयर को ले, उससे पहले ये हो गया कि प्रिंसली स्टेट्स ने कह दिया कि हम इन 93 सीट्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मतलब हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं जाएंगे। शायद उनका एम था कि अभी वो और तौलेंगे किस तरफ झुकना है, पाकिस्तान, इंडिया या फिर आज़ाद रहना है, तो वो इस तौल जोख में लगे हुए थे। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं, और वो है वर्किंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली, यानी हमारा कंस्टिट्यूएंट असेंबली किस तरह कार्यरत है, किस तरह कार्य करता है, इसके बारे में जानेंगे हम। तो पहली मीटिंग हुई थी दिसंबर 9, 1946 को। कंस्टिट्यूएंट असेंबली की हमारी पहली मीटिंग दिसंबर 9, 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने इसको बाइकआउट किया था। बस 211 मेंबर्स के साथ ये जो मीटिंग थी ये स्टार्ट हुई थी। सचिदानंद सिन्हा उस समय के ओल्डेस्ट मेंबर थे, हमारे जो भी सिलेक्टेड मेंबर्स थे उसमें। उनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया तब तक कि जब तक कि मेन प्रेसिडेंट सिलेक्ट नहीं होता। आप देखिएगा ये विधि आज भी कंटिन्यूड है। आज भी जो हम स्पीकर जब चुनते हैं तो पहले जो सबसे सीनियर होते हैं हाउस के उनको चुनते हैं, और बाद में वो फिर मेन स्पीकर का सिलेक्शन करते हैं। तो ये कुछ सिमिलर प्रोसीजर उस समय भी था। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रेसिडेंट के तौर पे चुने जाते हैं, सॉरी उस समय हाउस के प्रेसिडेंट के तौर पे चुने गए थे। 1950 में वो देश के प्रेसिडेंट बनते हैं। तो जो यानी बाद में ये प्रेसिडेंट वाला जो है वो स्पीकर का पोस्ट बन जाता है, जो आज आप देखते हैं। उसके बाद हम जानेंगे अबाउट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। दिसंबर 13, 1946 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन असेंबली में लेके आए थे। ठीक है, और ये एक हिस्टोरिक डे है। बाद में ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही आपका थोड़े एडिटिंग वेडिटिंग या थोड़ा मतलब एडजस्टमेंट करके बाद में आपका ये प्रियम्बल बन जाता है। आपका, हमारा, हम सब का प्रियम्बल बनता है, समझा क्या। और ये रिजोल्यूशन एक साथ यानी एक सुर में सब लोग इसके सपोर्ट में आए थे, जो भी मेंबर्स थे उस समय पार्लियामेंट में। 22 जनवरी 1947 को ये रिजोल्यूशन अडॉप्ट कर लिया जाता है, फिर मॉडिफाई करके ये प्रियम्बल बन जाता है। ये तो अभी भी मैंने बताया है। अब हम जानेंगे अबाउट आर इंडिपेंडेंस एक्ट और इससे क्या बदलाव आया, क्या क्या बदलाव इसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आगे चल के किया, इसके बारे में हम जानेंगे। पहले तो आप जानते ही मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स असेंबली को ज्वाइन नहीं कर रहे थे, पर 28 अप्रैल 1947 तक 6 स्टेट्स आके असेंबली में अपनी जगह ले लेते हैं, और विद द टाइम बाकी भी जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे वो असेंबली में धीरे धीरे आ ही जाते हैं। हमारा जो असेंबली था ये फुली सॉवरेन था, यानी अपने आप में इनको अधिकार था कि ये जो फैसला लेना चाहते हैं उसके लिए इनको पूरी आज़ादी है, पूरी छूट है। और असेंबली बाद में लेजिस्लेटिव बॉडी बन जाता है, क्योंकि इनका काम लेजिस्लेशन का था। ऑब्वियसली ये कोई ना कोई नया कानून लेके आ रहे थे उस समय एग्जीक्यूटिव का ज़रूरत नहीं था। ऑब्वियसली हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे,
तो उस समय जो हमारा हाउस था, उस समय जो हमारा असेंबली था, इट वॉज एक्टिंग मोर ऑफ लाइक अ लेजिस्लेटिव बॉडी, एंड एवरी वन वॉज देयर ओवर वॉज मोर ऑफ अ legislator than the executive, because executive gets elected after elections of 1951, you must be knowing that. यानी कि 1951 के इलेक्शन के बाद जो हमारा नया हाउस बना था जिसमें लोग इलेक्ट होके आए थे, उसमें से जो कैबिनेट बना था वो पहले एग्जीक्यूटिव बने थे, उसके पहले दे वेर इन द रोल ऑफ लेजिस्लेचर। जब भी हमारी असेंबली संविधान बनाने के लिए मिलती थी, यानी संविधान हमारा कैसा हो, हमारा देश में लोग मतलब किस तरह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कौन सा चैप्टर कब बनना है, क्या क्या उन चैप्टर्स में होने चाहिए, तब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली मिलता था वो मिलता था एज अ कंस्टिट्यूएंट बॉडी, और उसको हेड करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पर जब देश के लिए कानून बनाना था, लॉ बनाना था, और लेजिस्लेटिव बॉडी के तौर पे जब मिलना था, यानी देखो लेजिस्लेटिव बॉडी मेक्स द लॉज, कानून बनाते हैं, और जब वो कानून के तौर पे मिलेंगे तो दे विल बिहेव लाइक अ लेजिस्लेटिव बॉडी, और वो तब हमारे लेजिस्लेटिव बॉडी को हेड करते थे जीवी मावलंकर। यानी जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात होती थी तब उस हाउस को हेड करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब लेजिस्लेटिव यानी जब देश के लिए कानून बनाने की बात होती थी तब उस हाउस को हेड करते थे जीवी मावलंकर साहब। तो ये 2 पॉइंट है, आपको याद होना चाहिए। 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम पूरा हो गया। कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को, और इस दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट कर लिया था। और कुछ फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारा जो कॉमनवेल्थ मेंबरशिप का जो रेटिफिकेशन हुआ था, यानी उधर बोला हाँ भाई अब तुम कॉमनवेल्थ मेंबर दोबारा हो गए हो एज अ सॉवरेन कंट्री, एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री, वो हुआ था मई 1949 में। हमने अपना नेशनल फ्लैग जुलाई 22, 1947 को अडॉप्ट किया था। जनवरी 24, 1950 को हमने अपना नेशनल एंथम अडॉप्ट किया था, ध्यान रहे जनवरी 24, 1950, और जनवरी 24, 1950 को ही हमने अपना नेशनल सॉन्ग भी अडॉप्ट किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति के तौर पे भारत के चुने गए थे, वो भी जनवरी 24, 1950 को। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को टोटल 11 सेशन, जो कि 2 सालों में फैला हुआ था, 2 साल 11 महीने 18 दिन में फैले हुए थे 11 सेशंस जो थे, और इन दौरान हमारा जो संविधान था ये बना था। 60 कंट्रीज़, लगभग 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को खंगाला गया, उन्हें समझा गया, उनमें की कमियां, उनमें की अच्छाइयाँ देखी गई, फिर उन्हें हमारे पॉपुलेशन, हमारे आबादी और हमारी स्थितियों के हिसाब से संविधान में डाला गया। 26 जनवरी 1950 को हमने अपना संविधान पूरी तरह से फुल फ्लेजेड तरीके से अडॉप्ट किया। उसके बाद भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम रुका नहीं, जब तक कि नया इलेक्शन हुआ 1951-52 में और नया हाउस नहीं बन गया, तब तक जो लोग पहले से थे वो पार्लियामेंट के कामकाज को देखते रहे। इस दौरान कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ बनी, मेजर कमिटीज़ थी, कुछ माइनर कमिटीज़ थी, अक्सर इस पे सवाल बन जाता है। तो मेजर कमिटीज़ को मैं यहाँ एक बार बोल देता हूँ। माइनर कमेटी आप लक्ष्मीकांत का भी पढ़िए, देखिए। तो मेजर कमिटीज़ में आ जाती हैं यूनियन पावर कमेटी, जवाहरलाल नेहरू के ही पास था। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी भी जवाहरलाल नेहरू के ही पास था। फिर प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल के पास था। ड्राफ्टिंग कमेटी ये था BR अम्बेडकर के पास। एडवाइजरी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, ये था सरदार पटेल के पास। इसके जो कुछ सब कमिटीज़ थे, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, जो कि सरदार पटेल के पास था, इसके कुछ सब कमिटीज़ थे, टोटल 5 थे। पहला था फंडामेंटल राइट सब कमेटी, जिसको हेड JB कृपलानी कर रहे थे। दूसरा था माइनॉरिटीज सब कमेटी, इसको HC मुखर्जी हेड कर रहे थे। फिर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज़ के लिए जो और असम के लिए जो कमेटी बनी हुई थी, इसको गोपीनाथ बरदोलई हेड कर रहे थे। और एक एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज़, जो इस तरह के एरियाज़ थे उस समय जो कुछ एक्सक्लूजन में था, अंडर एक्सक्लूजन था, उस तरह के का जो कमेटी था उसको AB ठक्कर साहब हेड कर रहे थे। फिर एक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के लिए था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज़ के लिए कमेटी बनी थी, और इसको हेड कौन कर रहा था इसके बारे में तो जानकारी नहीं है। तो अगला जो कमेटी है ये ऑल टुगेदर 5 कमिटीज़ हो गई, सॉरी 5 सब कमिटीज़ हो गई। अगला जो इम्पॉर्टेंट कमेटी था वो था रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी, ये था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। फिर आता है स्टेट्स कमेटी, ये नेगोशिएशंस के लिए था, और ये था जो स्टेट्स और प्रोविंसेस के बीच वाली जो नेगोशिएशंस वाली कहानी है वो तो आपने सुनी ही होगी, जग प्रचलित है। तो इसको जवाहरलाल नेहरू जी हेड करते थे।
और फिर एक स्टीयरिंग कमेटी थी जो कि ऑब्वियसली पार्लियामेंट्री वर्क्स को देखती थी, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसको हेड किए थे। फिर कुछ माइनर कमिटीज़ थी जैसे फिनेंस एंड स्टाफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्रेडेंशियल कमिटी अलादी कृष्ण स्वामी, हाउस कमिटी पत्ताबी सीतारमैया, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के एम मुंशी, एडहॉक कमेटी और फ्लैग ऑन नेशनल फ्लैग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कमिटी ऑन फंक्शन ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली जीवी मावलंकर, एडहॉक कमिटी ऑन सुप्रीम कोर्ट एस वर्धचरी, फिर कमिटी ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस पताभी सीतारमैया, एक्सपर्ट कमिटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविजन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके थे नलिनी रंजन सरकार, फिर लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन, इसके एस के धार साहब थे, फिर स्पेशल कमिटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशल कमिटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू, प्रेस गैलरी कमेटी की हेड थी उषा नाथ सेन और एडहॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप के हेड थे एस वर्धचरी। ये सब माइनर कमिटीज़ थी, ये ऑल टुगेदर ये 13 थी। फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी जो रह जाता है वो है ड्राफ्टिंग कमेटी। ऑब्वियसली इसको हेड कर रहे थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, पर उनके जो साथ काम कर रहे थे उस समय वो थे N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सईद मोहम्मद सदुल्लाह और N माधवन राव एंड ऑल्सो वन मोर पर्सन TT कृष्णमाचारी। बाद में इनकी मौत हो जाती है 1948 में और इनको रिप्लेस कर लेते हैं DB खेतान। आप जानते ही हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो अडॉप्ट हुआ था नवंबर 26, 1949 को, ठीक है। और उस समय इसमें एक प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे और टोटल 8 शेड्यूल्स थे। और 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हो जाता है, यानी अब ये लागू हो जाता है। अडॉप्ट हो गया था 26 नवंबर 1949, यानी अब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा। इसका हमने अडॉप्शन कर लिया था, बट इनैक्टमेंट यानी लोगों के लिए इसको इनैक्ट कर दिया गया। लोगों का अधिकार अब इसमें होगा, लोग इससे अपना अधिकार मांगने की बात कर सकते हैं और अपने अधिकारों के ऊपर मतलब अपनी जानकारी रख सकते हैं, जागरूक हो सकते हैं। मतलब अब उनके लिए संविधान खुल चुका है, देश उनका है, संविधान उनका है और अब आप उसके उपयोग के लिए पूरे जागरूक रहिए, अपने संविधान का अपने लिए इस्तेमाल करिए। आज भी उस समय भी इनैक्ट है, आज भी इनैक्टेड है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने संविधान को आप अपने ऊपर कितनी जिम्मेदारी से लागू करते हैं। आप किसी और को अपना गलत फ़ायदा नहीं उठाने देते, अपने कानून मतलब हाथ में नहीं लेते हैं, सही तरीके से अपने कामों को करते हैं। ये सब एज अ सिटीज़न हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्रिटिसिज्म भी हुई, कहते हैं कि ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं था जब बना, सॉवरेन नहीं था यानी अंग्रेज़ों के अंडर था, रिप्रेजेंटेटिव नहीं था यानी पूरी तरह से देश में इलेक्शन नहीं हुआ था। ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग था, बहुत समय लगा, तो बिल्कुल था भाई। डोमिनेटेड बाई कांग्रेस था, मतलब कांग्रेस के लोग ही ज़्यादा थे, बिल्कुल ये भी सही है। लॉयर पॉलिटिकल डोमिनियन, ज़्यादातर लोग जो पॉलिटिशियन थे उस समय वो वकील ही थे या नेता थे, तो इन तरह के लोगों ने ही हमारा संविधान ज़्यादा बनाया है। और ज़्यादातर ये भी कहते हैं कि ये डोमिनेटेड बाय हिंदूज़ है, हिंदू लॉ की तरह है मोस्टली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हाँ, उस समय जैसी देश की आबादी थी, क्योंकि पाकिस्तान मोस्टली दूसरा कंट्री बना चुका था, तो बहुत कम मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव नेता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बचे थे। तो ऐसा तो नहीं था कि अब उठा के भाई मुस्लिम चलो। हमने तो पूरा हमने तभी मुस्लिमों का रखा था, उधर तो कोई नहीं था। मतलब कहने का मतलब इट्स नथिंग ऑफ डिबेट, इट्स जस्ट सम यूजलेस, somebody has to say something, somebody has to pull out some criticism, so things happen। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लीजिए कि एलिफेंट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सिंबल के तौर पे अडॉप्ट किया गया था। BN राव साहब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लीगल एडवाइज़र थे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई लीगल एडवाइज़र था पूछे तो बोलना BN राव थे। अयंगर साहब सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थे, HVR अयंगर, IYENGAR, और इनको सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया था। SN मुखर्जी चीफ ड्राफ्ट्समैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, यानी चेयरमैन कौन कर रहे थे, BR अम्बेडकर, पर SN मुखर्जी उसको किस तरह ड्राफ्ट किया जाएगा, कौन सा स्टैंजा कहाँ कैसे जाना चाहिए, ये SN मुखर्जी का काम था। प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा ने जो संविधान के ऊपर जो डिज़ाइंस बने हैं जिसको कि कैलीग्राफी करते हैं वो इन्होंने किया था। और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को हाथों से बिल्कुल लिखा गया है इटैलिक स्टाइल में, इन्होंने ही लिखा है, पूरा कैलीग्राफिक स्टाइल में एकदम मस्त सुंदर बना के लिखा है। ओरिजिनल वर्जन जो था कॉन्स्टिट्यूशन का वो शांति निकेतन के जो लोग थे, जो छात्र थे, उन्होंने डेकोरेट किया था, खास तौर पे नंदलाल बोस एंड व्यवहार राम मनोहर सिन्हा ने। जो हमारे प्रियम्बल के चारों तरफ भी जो आप ऑर्नामेंटेशन देखते हैं उसको भी व्यवहार राम मनोहर सिन्हा ने ही इल्यूमिनेट किया है, मतलब सजाया है, और उसको लिखा भी था प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा ने। हिंदी वर्जन की कैलीग्राफी की थी वसंत कृष्णन वैद्य ने और उसको डेकोरेट फिर से किया था नंदलाल बोस साहब ने।
इसके साथ हम दूसरे भाग को भी ख़त्म कर पाएँ। अब हम चलते हैं अपने थर्ड चैप्टर, तीसरे भाग के ऊपर, और वो हम अगले वीडियो में जाएंगे। तो जल्दी से आप अगले वीडियो के लिए अभी सब्सक्राइब कर लो भाई साहब, एकदम सब्सक्राइब करके रखो, तुरंत आएगा, तुरंत कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, और भी बहुत से टॉपिक्स आएंगे, आप सब्सक्राइब करके रखिए। हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। बेल भी आइकन दबा के रखिएगा, वो बेल दबाने से क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन आ जाता है आपके ऊपर कि भाई ये वीडियो आ गया है, आप देख लीजिए। अदरवाइज़ कई बार मिस हो जाता है और आप उल्टा सीधा कचड़ा वचड़ा ही फ़ोन पे बस देखते रह जाते हो। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।